नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय 24 पद परिचय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पद क्या होते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे और कैसे उसको हम अलग अलग नाम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की। जिस प्रकार से हम वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण करते हैं और वही शब्द जब हम उसे व्याकरणिक नियम में बांध लेते हैं तो एक वाक्य का निर्माण कर लिया जाता है। यानी कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए तालाब, तालाब एक शब्द है, कमल दूसरा शब्द है, खिलना तीसरा शब्द है। तो ये सब क्या है, ये वर्णों के मेल से बना है शब्द। तो अब इस शब्द को, और दूसरा शब्द है कमल और तीसरा शब्द है खिलना। अब इन्हीं तीनों शब्दों का मैंने चुनाव किया और उसको एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे मान ली सबसे पहले मैंने लिख दिया कमल, दूसरी बार में लिख दिया तालाब में और तीसरी बार में लिख दिया खिलता है। तो क्या हो गया, ये जो शब्द थे ये शब्द अब व्यवस्थित क्रम में बंध गए हैं। ये क्रम किसका है, ये सीक्वेंस किसका है कि पहले कर्ता, फिर ऑब्जेक्ट, कर्म, फिर क्रिया आएगी। ये क्रम है व्याकरण का, यानी व्याकरण के नियम के अनुसार ये सीक्वेंस में व्यवस्थित क्रम में बन जाते हैं और इसी व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य क्या है, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को बनाना वाक्य है। अब आप ये देखिएगा कि जो वाक्य हम बात कर रहे हैं, कमल तालाब में खिलता है, ठीक है, ये वाक्य हमारा है। अब इस वाक्य के अंदर आए गए जो शब्द है वो यहाँ पर शब्द नहीं है, वो यहाँ पर क्या है, पद है। क्यों, क्योंकि ये वाक्य के अंदर आए हैं। जब अकेला होता, जैसे मान लीजिए अकेला कमल है, इस शब्द की बात कर रही हूँ, तो ये अभी क्या है, कमल, ये है शब्द। पर्टिकुलरली एक अकेला हो शब्द तो वो शब्द है, लेकिन जब वाक्य के अंदर दिखाई देगा हर वह शब्द पद है, ठीक है। तो पद क्या है, वाक्य में मौजूद शब्द पद है। क्लियर। तो वाक्यों में प्रयुक्त पदों की विभिन्न व्याकरणिक कोटियाँ यानी श्रेणियाँ, यानी जो लेवल है, कौन कब आएगा, पहले कमल क्यों आया, पहले तालाब क्यों नहीं लिखा गया, पहले खिलता क्यों नहीं लिखा गया, तो सबका एक एक पोजीशन है, यानी पद है। तो सबका सेट किया गया है कि सबसे पहले कर्ता आएगा। तो ये जो रूल है वो अपने अपने पदों के हिसाब से सेट हो रखे हैं, सभी की अपनी अपनी स्थान है, प्लेस है, जगह बनी हुई है। तो इसीलिए इस विशेष पद को हम अपना नाम दे दिया गया है, पद नाम। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, इतने सारे शब्द, ये सारे ही शब्द जो देख रहे हैं आप, इन सब के बारे में हम विस्तार से चैप्टर के अनुसार वर्णन कर चुके हैं। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये अव्यय है। अव्यय यानी कि वे शब्द जो वाक्य में सहायता करते हैं दूसरे शब्द को जोड़ने में या दूसरे शब्द के बारे में बताने के लिए। तो जैसे मैंने अभी बताया ना, कमल तालाब में खिलता है, में जो है शब्द ये अव्यय था, इसने दूसरे शब्द के साथ जुड़कर मदद की है, ठीक है। तो ये वाले जो अव्यय हैं ये भी हम इसके वाक्य के अंदर देखते हैं। अब आगे लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना। जो सेंटेंस है, जो पद यहाँ पर जुड़े गए हैं, उन पदों का व्याकरणिक दृष्टि से यानी ग्रामर के रूप में परिचय देना कि फर्स्ट कौन है भाई, उसका नाम बोलो, सेकंड कौन है वो अपना नाम बताएगा, थर्ड कौन बैठा है वो अपना नाम बताएगा। तो एक बेंच पर जो फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है उसका नाम है मान लो राम, दूसरा बच्चा जो है वो बैठा है किताब, किताब नाम का बच्चा बैठा है, ठीक है, और तीसरा बैठा है पढ़ना या पढ़ता। अब आप देखिएगा जो पहला वर्ड है राम नाम का बच्चा, यानी वो जो पद है वो अपना नाम देगा
कि इस वाक्य में ये क्या भूमिका निभा रहा है, यानी उसके जो साथी लोग हैं उसके साथ वो क्या रोल निभाता है, वो इस वाक्य का कर्ता है, तो उसका नाम हो गया कर्ता पद। ठीक है। किताब, किताब क्या पद है? कर्म पद है। और पढ़ता क्या रोल निभा रहा है? क्रिया का रोल निभा रहा है। तो जो भी वाक्य के अंदर पद मौजूद है वो अपनी अपनी परिचय को दिखाएंगे, अपने नाम को बताएंगे, अपनी पहचान बताएंगे, तो वही पद परिचय कहलाता है। आ रहा है समझ में? पद परिचय क्या है? पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पद या पद जो जितने भी आए हैं बहुवचन में, पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे इसमें व्याकरणिक परिचय में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। कोई संज्ञा के नाम से होगा, कोई सर्वनाम के नाम से होगा, कोई विशेषण के नाम से होगा, कोई क्रिया के नाम से होगा, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो हर कोई पद अपने अपनी परिचय को बताएगा, अपने कहाँ से वो बिलोंग करता है, किस परिवार से आया, किस समाज से आया, वो सब यहाँ पर दिखाएगा। तो कैसे? जैसे मान लीजिए अगर वो व्यक्ति राम लिखा था तो राम को हम क्या बताएंगे? राम पुल्लिंग है, एक वचन है। राम कर्ता कारक है ना? कर्ता कारक तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उसी तरह से वो संज्ञा पद जो है वो अपना नाम बताएगा कि मैं संज्ञा हूँ। राम एक संज्ञा शब्द है, तो उसने बताया मैं संज्ञा हूँ, व्यक्तिवाचक हूँ, पुल्लिंग हूँ, एक वचन हूँ, और कर्ता कारक है, तो क्रिया के साथ उसका कर्ता का संबंध है। तो इस प्रकार से वो संज्ञा शब्द जो था राम वर्ड, वो अपना ये सारी तरह की डिटेल देगा। यानी वो एक एडमिशन ले रहा है, वो अपना फॉर्म फिल कर रहा है जिसमें ये सारी बातें पूछी जा रही है, तो उसने अपने सारी तरह की डिटेल बता देनी है। तो वही पद परिचय है। आ रहा है समझ में? अगर वो शब्द सर्वनाम होता, जैसे मान लीजिए वह किताब पढ़ता है, ये वाक्य है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, तो वह का भेद बताओ कि वो पुरुषवाचक है ना? पुरुषवाचक हुआ, अन्य पुरुष, वह अन्य पुरुष में आता है। फिर आपको बताना है कि ये लिंग क्या है। क्रिया के अनुसार वह करता है और वह पुल्लिंग है। वह, क्योंकि क्रिया पढ़ता है लिखा गया, इसका मतलब वह शब्द सर्वनाम जो है वो पुल्लिंग है। वचन भी बता देना है कि एक वचन है, और कारक भी बता देना है कि वो कर्ता कारक है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल पूछी जाती है, यानी इन सभी पॉइंट के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है कि वो सर्वनाम शब्द इनमें से क्या क्या है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछे तो पहले तो ये डिसाइड करो सबसे पहले कि वो संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्या चीज़ है। फिर डिसाइड करो कि वो उसमें से लिंग, वचन, अवस्था, विशेष्य, पद, कारक चिन्ह, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये सभी चीज़ें उसके बारे में बताना है। सर्वनाम में हम क्या देखेंगे कि वो सर्वनाम का कौन सा टाइप से है। यानी मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा वर्ड जो यूज़ हुआ है विशेषण के रूप में, तो वो उसका कौन सा भेद है? गुणवाचक। फिर अच्छा शब्द को देखकर हम क्या लगाते हैं? पुल्लिंग, एक वचन, अवस्था बता देनी है। अच्छा जिसमें पहली प्रथम अवस्था, उत्तम अवस्था आ जाएगी। गुड है ना, गुड फर्स्ट पोजीशन होती है ना विशेषण की, तो वो लगा देंगे क्योंकि वो खुद में ही है, मूल अवस्था में है, किसी से तुलना नहीं हो रही है। विशेष्य बता देना है। विशेष्य वो पुरुष होगा, लेकिन वहाँ पर जो भी नाम आएगा वो उसका विशेष्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से उस विशेषण शब्द यानी अच्छा वाले वर्ड की सारी बातें बता देनी है। क्रिया भेद, क्रिया में भी आपने जैसे चैप्टर पढ़ा था तो सकर्मक अकर्मक क्रिया हम देखी थी। दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर ना, और रचना के आधार पर भी बता देनी है। अगर रचना के आधार पर क्रिया का भेद आता है तो वो जो वाक्य के अंदर शब्द होगा उसको देख कर ही आपको आगे समझाना होगा। ठीक है। वाच्य, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाई है, वाच्य जो क्रिया का प्रभाव कर्ता के अनुसार है तो वो बता देना है। क्रिया का प्रभाव अगर कर्म के अनुसार है तो कर्म वाच्य बता देना है। और क्रिया को देखकर काल भी बता सकते हो कि प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो ये सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए उस शब्द को देखकर। तो वो वही शब्द जो वाक्य में है, पद है ना, तो मैं यहाँ शब्द नहीं बोलूँगी, पद बोलूँगी, तो उस पद का परिचय हम दे सकते हैं। राइट। अब क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण के भेद बता दे कि वो क्रिया विशेषण कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है। रीतिवाचक में क्या देखेंगे? ढंग देखेंगे, तरीका देखेंगे। जैसे राम तेज चलता है, तेज क्या है? विशेषता है किसकी? चलने की।
यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण, तो ये चलने का ढंग हो गया यानी रीति हो गई, इसीलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप उस वाक्य में से उस पद को देखोगे और बताओगे कि वो क्या भूमिका निभाता है, इनमें से वो कौन है, फिर उसमें से उसके अलग अलग टाइप्स बताने हैं। संबंध बोधक, जिसमें आपको भेद बताना है कि वो जो वर्ड है उसका उस वाक्य में दूसरे किसके साथ कनेक्शन है, ठीक है, उसका उल्लेख आपको शॉर्ट फॉर्म में देना होगा। समुच्चय बोधक, पद भी बताना है और उसका भेद भी बताना है कि कौन सा प्रकार है समुच्चय बोधक का, ठीक है। विस्मयादि बोधक, इसमें भी पद और भाव बताना है, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ओह ऊह, तो जो भाव जो महसूस होता है, संवेग महसूस होता है खुशी का, दुख का, वो आपको उसका उल्लेख करना है कि इसमें गम का भाव हो रहा है या इसमें प्रसन्नता की बात हो रही है, हर्ष हो रहा है, उल्लास हो रही है, कैसे। तो उदाहरण के दौरान हम बनाना सीखेंगे कि पद परिचय कैसे देते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाक्य है वो है महिमा चित्र बनाती है। क्या लिखा है? महिमा चित्र बनाती है। अभी यहाँ पर तीनों शब्दों को परिचय के रूप में बताया गया है। तो सबसे पहला अगर लिखा है, देखो प्रश्न में अगर आता है कि केवल महिमा का परिचय दो, तो सिर्फ आपको महिमा के बारे में सारी डिटेल बतानी है। अगर सिर्फ चित्र का बताना का पूछे तो आप सिर्फ चित्र का ही बताओगे, बाकी का नहीं बताओगे। लेकिन यहाँ उदाहरण में हम सभी का एक बार समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। महिमा चित्र बनाती है, तो महिमा शब्द सारा रूप बताना, संज्ञा भी बताना, कर्म भी बताना, क्रिया भी बताना। महिमा संज्ञा है, कर्म चित्र है, क्रिया बनाती है, तो ये तीनों पॉइंट को समझाना है। तो सबसे पहले हम संज्ञा लेंगे महिमा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, महिमा स्त्रीलिंग हो गई, वचन क्या है? एक वचन है, और कारक महिमा बनाने का कार्य कर रही है, क्रिया बनाती है, तो बनाती है इससे पता चलता है कि महिमा बनाने का कार्य करती है, यानी महिमा कौन हो गई? कर्ता हो गई। और ये बनाती है क्रिया का कर्ता है, इस क्रिया का ये कर्ता बनी है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट आपको डाल ही देने हैं, एटलीस्ट 4 तो डालने ही डालने हैं। अब चित्र को देखो, चित्र बनाती ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम सीधा ही कह देंगे कि ये एक संज्ञा है, ठीक है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उस चित्र का पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई भी चित्र हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। लिंग पुल्लिंग है, ओके। अब अगला पॉइंट, वचन कैसा है? चित्रों को तो नहीं बनाया, एक ही चित्र है तो एक वचन हो गया। कर्म कारक है, यानी ऑब्जेक्ट है, और बनाती है कि क्रिया का कर्म यही है, यानी ऑब्जेक्ट यही है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट बताने, बनाती है सीधे सीधे पता चलता है क्रिया है, इस वाक्य में कर्म है यानी कोई ना कोई चीज़ तो बना रही है, तो ये बन जाएगा सकर्मक क्रिया। बनाती है कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए बनाती है भी स्त्रीलिंग रूप में आया है, एक वचन है। और इस टेंस से पता चलता है, यानी काल से पता चलता है कि ये वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल का भी जिक्र करेंगे। अब इस पूरे वाक्य को देख को बताओ कि ये क्रिया का प्रभाव किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है या कर्ता के अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो ये वाच्य बन जाएगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रिया में वाच्य भी बताना है, काल भी बताना है, लिंग वचन तो सब में ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी पॉइंट का परिचय देना है। जैसे हम बताते हैं कि हमारे घर पे नाम ये है, स्कूल में नाम ये है, लोग मुझे ये नाम से पुकारते हैं, मेरे मित्र मुझे इस नाम से पुकारते हैं, तो आपने अपना परिचय दिया है अलग अलग तरह से। तो ये सारे जो शब्द हैं वो वाक्य में अलग अलग तरह से जाने जाते हैं, तो वो अपना परिचय देंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वह क्या खाता है। खाता है शब्द को देखकर, यानी इस क्रिया को देखकर हमें पता चलता है कि वह जो है वो पुल्लिंग है, तो कर्ता पुल्लिंग बन जाएगा, एक वचन बन जाएगा। और ये सर्वनाम है, तो यहाँ पर वह किस में आता है? सर्वनाम, अन्य पुरुष में, तो इसलिए हम लिख देंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह के बारे में पुल्लिंग बता दिया, एक वचन बता दिया, कर्ता कारक है, खाता है का खाने का काम वह कर रहा है, इसीलिए कर्ता कारक है, और खाता है क्रिया का कर्ता भी है। तो इस तरह से हम इसको व्याख्या के रूप में लिख सकते हैं, एक लाइन के रूप में, पॉइंट के रूप में, ठीक है। कॉमा लगाकर आपको पॉइंट ही बताने हैं और ज़्यादा बड़ी चौड़ी बातें नहीं करनी। फिर क्या लिखा है? क्या शब्द, क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक वर्ड है, WH वर्ड जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे क्या, क्यों, कब, ये भी प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो ये एक प्रश्नवाचक है।
सर्वनाम का है रूप तो सर्वनाम लिख देंगे। और यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन कर्म के रूप में यहाँ दिख रहा है तो कर्म कारक कह देंगे। और खाता है क्रिया का वही कर्म कहलाएगा। थर्ड क्या है, खाता है तो इसको हम बता देंगे कि ये क्रिया है। और कर्ता वह से पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और काल बता देंगे हम वर्तमान काल में है। ठीक है, आ रहा है समझ में हम कैसे परिचय देंगे? ओके, तो और भी उदाहरण है। उसने धीरे से सुंदर बच्ची को गोद में उठा लिया। यहाँ पर देखो, सबका आपको परिचय नहीं देना है, सिर्फ आपको धीरे से सुंदर जो गहरा रंग लिखा है ना, रंगीन, उसी का परिचय देना है। तो आप क्या लिखोगे? सुंदर क्या है? विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक। लिंग देखो वाक्य के अनुसार, बच्ची स्त्रीलिंग है तो वो सुंदर हुई, यानी कि सुंदर शब्द भी स्त्रीलिंग है तो इसको भी हमने स्त्रीलिंग ले लिया। एक वचन वाक्य के अनुसार देखो, आगे पीछे संबंध जोड़कर एक वचन। मूल अवस्था है यानी ये ओरिजिनल है, सुंदरतर नहीं है, सुंदरतम नहीं है, ये मूल अवस्था है तो ये मूल अवस्था यहाँ आ गई विशेषण की। फिर बच्ची जो है विशेष्य है, सुंदर कौन है? बच्ची है। और गुण के साथ में हमेशा विशेष्य होगा, मतलब विशेषण के साथ में विशेष्य होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट वो विशेष्य बच्ची है, इसलिए हम लिख देंगे कि सुंदर विशेषण का विशेष्य बच्ची है। ये बच्ची शब्द से इन्वाइटेड में भी लिख लेंगे। ठीक है, अब धीरे से क्या है? धीरे से एक इस विशेषता की बारे में बता रहा है, यानी जो बात हो रही है, सुंदर होने की बात जो हो रही है ना, उसकी क्रिया की विशेषता हो रही है। यानी धीरे से किस तरह से वो जो उठाने का काम हो रहा है, गोद में उठाने का, वो किस ढंग से हो रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया कि वो काम किस ढंग से हो रहा है। ढंग मतलब तरीका, तरीका मतलब रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि उठा लिया क्रिया का ये विशेषण है। तो ये भी बात हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। धीरेश घर की ओर गया है किंतु माला अभी भी खेल रही है। यहाँ पर आपको देखो, अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट में प्रश्न में नहीं पूछा जाए तो हमें अपने हिसाब से बताना है। अगर यहाँ पर हिंट दिया है तो हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं। एक तो संबोधन बताओ की ओर क्या है? अव्यय है, ये भी अव्यय है। ये कैसा अव्यय है ये बताना है। ये जोड़ रहा है शब्द, यानी ये पहला वाक्य है, धीरेश घर की ओर गया, तो इस किसकी ओर गया है? घर की ओर, उसका तरफ बता रहा है, यानी घर से संबंध बता रहा है, जाने का संबंध घर की तरफ है, तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, मतलब संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो की ओर अव्यय हो गया, घर और जाने, यानी कौन जा रहा है? विरेश जा रहा है, तो घर और विरेश शब्द के बीच में की ओर संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये बात हमने इस पॉइंट में लिख दी है कि ये की और इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहा है। अब दूसरा क्या लिखा है इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, उपवाक्य क्या लिखा? किंतु। एक वाक्य के बाद में किंतु जुड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा? ये समुच्चय बोधक है। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वो समुच्चय बोधक होता है ना, तो ये रहा समुच्चय बोधक। ये किस प्रकार का है? किंतु हमेशा दो के बीच में विरोध प्रकट करता है, तो या फिर समान, ये दोनों में एकता बताता है, तो हम कह सकते हैं विरोधासूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये इसका भेद हो जाएगा। फिर ये दोनों जो वाक्य है ये दोनों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, क्योंकि समुच्चय बोधक हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बनाए जाएंगे। तो ये बात हमें भी लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है वाह क्या गाना गाया है। क्या गाना गाया है एक वाक्य है, लेकिन आगे जो वाह शब्द है इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसका विस्मयादि सूचक शब्द है, ये हमें बताना है। यहाँ लिख देना है विस्मयादि सूचक शब्द यानी अव्यय है, एक तरह का प्रकार, अव्यय प्रकार है। फिर कैसा भाव प्रकट हो रहा है वो भाव बताओ, फीलिंग्स बताओ, तो इसमें से हमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हर्ष सूचक अव्यय है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से सारे उदाहरण देख लेने हैं। मुझसे उठा नहीं जाता, नहीं निषेधात्मक है, निषेधात्मक है। उठा नहीं जाता तो हमें संयुक्त क्रिया का ही परिचय देना है, तो केवल हम ये बताएंगे कि ये तीन क्रिया, एक से अधिक क्रिया जब जुड़ जाती है तो संयुक्त क्रिया हो जाती है।
इसमें कोई कर्म नजर नहीं है तो अकर्मक हो गया, एक वचन है और उभय लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं बताया जा रहा, क्लियर, उभय लिंग हो गया। वाच्य कैसा हो गया, मुझसे ना, से का प्रयोग हुआ, नहीं का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये भाववाच्य है। निषेध नहीं का प्रयोग हो गया। मुझसे करता है तो मुझसे कर्ता की क्रिया है, ये उठा नहीं जाता, क्रिया है, तो ये भी बात हमें लिख देनी है। उस बाग में सुंदर फूल खिले हैं, उस यहाँ पर सर्वनाम है, ये एक प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संकेत कर रहे हैं उस बाग में, तो सांकेतिक भी लिख सकते हैं। सुंदर गुणवाचक विशेषण हो रहा है, गुणवाचक विशेषण ले रहे हैं, दोनों ही पुल्लिंग है। यहाँ पर सुंदर जो है वो फूल के बारे में, फूल बहुत सारे हैं तो बहुवचन में ये सुंदर आ जाएगा, और बाग एक ही है तो वो एक वचन में आ जाएगा। सुंदर जो है वो विशेषण है इसलिए ये मूल अवस्था है, सुंदरतर नहीं है, सुंदरतम नहीं है, तो ये मूल अवस्था हो गई विशेषण की। और फूल इसमें विशेष्य है तो वो भी हम लिख देंगे कि ये जो सुंदर है ये फूल का विशेषण है और फूल इसमें विशेष्य है। बाग विशेषण का विशेषण है, यानी कि उस बाग में, तो ये उस विशेष्य के रूप में आ जाएगा, विशेष्य का विशेषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना, 8 नंबर, मैं रात भर चलता रहा, तो तीनों सारा पूरा वाक्य बताना है। तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है, मैं सबसे पहले आता है, उत्तम पुरुषवाचक में आता है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कार्य करता है। रात भर चलने की क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता बताता है, यानी क्रिया विशेषण है। रात भर टाइम का बोध कराता है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलता रहा क्रिया है तो ये क्रिया का विशेषण रूप है, चलता रहा, ठीक है। रात भर ये भी हम बता चुके हैं, और चलता रहा क्रिया है, कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया की, उसकी इसमें दो बातें, दो क्रिया या एक से अधिक क्रिया जुड़ी हुई है तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। कर्म इसमें नजर नहीं आ रहा तो अकर्मक हो गया। टेंस देख सकते हो, काल देख सकते हो। चलता रहा मतलब पास्ट टेंस के बारे में, भूतकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन है। मैं जो कर्तवाच्य है इसकी वो क्रिया बनी है, तो ये सारी बातें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रयोग की विशिष्टता के कारण। जब हम इसको प्रयोग में लेते हैं, एग्जाम्पल में जब प्रयोग में लेंगे तो पद परिचय में भिन्नता आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग व्याकरणिक कोटियों का काम करते हैं। सेंटेंस में डालेंगे तो कुछ और व्याकरणिक रूप में आ जाएगा। एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में संज्ञा विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेता है। जब कोई एक शब्द होता है वो जब वाक्य के अंदर आएगा ना तो वो हर तरह का रूप ले सकता है। कैसे लेगा, जैसे उदाहरण देखें, एक वर्ड है, एक है, इसको हम संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं और विशेषण के रूप में भी देख सकते हैं, तो हो गया ना दो अलग अलग रूप में। तो व्याकरणिक परिचय के अनुसार, व्याकरणिक प्रयोग के अनुसार हम इसको अलग अलग नाम से देख सकते हैं। अगर हम संज्ञा की तरह यूज़ करते हैं तो बन जाएगा एक एक को बंद कर दूँ, और विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं तो इसका वाक्य बन जाएगा मेरे आंगन में आम का एक पेड़ है। ये संख्यावाची हो जाएगा विशेषण। तो आपको उस वाक्य के अनुसार इसका पॉइंट नज़र देखना है कि किस रूप में आ रहा है, ठीक है। कुछ को हम संज्ञा में भी लेते हैं, सर्वनाम में भी लेते हैं, विशेषण में भी लेते हैं और क्रिया विशेषण में भी लेते हैं। तो उस वाक्य को आप एक बार रीड कीजिए ताकि आपको पता चले कि ये संज्ञा के रूप में है, और यहाँ पर ये दाल में कुछ गिरा है, कुछ सार्वनामिक है, अनिश्चित सर्वनाम के रूप में आ रहा है, विशेषण के भी रूप में आ रहा है, कुछ लोग, कितने लोग, अनिश्चित है। क्रिया विशेषण यहाँ पर बोलो, बोलने की क्रिया को व्यक्त कर रहा है, कुछ बोलो। तो इस प्रकार से एक शब्द व्याकरण के अलग अलग कोटि में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। और को हम संज्ञा में भी बनाते हैं, जैसे औरों के कहने पर यह काम मत करो, औरों यहाँ पर लोगों के लिए है तो वो संज्ञा में आ जाएगा। औरों से भी पूछ लीजिए, यानी और भी जो भी बच्चे हैं उनसे, तो यहाँ पर ये सर्वनाम के रूप में है। और का प्रयोग विशेषण में भी करते हैं, जैसे और किताबें कहाँ रखी है, यानी बाकी की किताबें विशेषण के रूप में आ जाएगा इसका अर्थ। फिर समुच्चय बोधक, जैसे दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाए, इसमें देखो, मीना उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया, तो दो वाक्य को जोड़ रहा है और समुच्चय बोधक के रूप में आ जाएगा, है ना।
तो ये सारे ही शब्द हैं, ये व्याकरण के अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन वाक्य में यहाँ पर ये किस रोल को निभाता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सर्वनाम के रूप में दिख रहा है तो आप सर्वनाम लिखोगे, अगर ये संज्ञा के रूप में लिख रहा है तो आप संज्ञा लिखोगे। आ रहा है समझ में? तो एक बार इसे पॉज करके सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा, है ना। इस पार्ट में हमने क्या सीखा, देखते हैं कि पद क्या है और पद परिचय क्या है। पद क्या होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं पद कहलाते हैं। और पद परिचय यानी उन्हीं वाक्य में आए गए पदों का परिचय देना, व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक यानी ग्रामर में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग परिचय देना कि वो संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, अव्यय है, क्या है, वो अपना परिचय हर रूप में बताएगा, लिंग वचन सब तरह से बताएगा। तो वो उस वाक्य के अंदर किस हिसाब से आया है अपना परिचय हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो वही पद परिचय कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।